फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? हम डिस्कस कर रहे थे पेपर नंबर 94 और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट द्वितीय, पार्ट 2। चलिए, तो गेम के रूल्स आपको पता ही है। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टाइम दूंगा। टाइम देने के बाद आपको फटाफट कमेंट करके आंसर देना है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जैसा। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका आंसर बिना किसी दूसरे बच्चे के आंसर के इंटरफेयर होता हुआ दे दो तो ज्यादा बढ़िया है। आपकी ईमानदारी आपके साथ। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। The activity of a radioactive sample is measured as 9750 counts per minute at t equal to 0 and 975 counts per minute at t equal to 5 minutes. The decay constant is approximately. दोस्तों आपको देता हूं 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। हमें पता है t इक्वल टू 0 पे क्या जो वैल्यू होती है वो n नॉट होती है, राइट। इसका मतलब एक्टिविटी क्या होता है बच्चों? एक्टिविटी इक्वल्स टू मान r इक्वल्स टू लैम्डा इनटू n, राइट। मतलब dn बाई dt, r के लिख दिया मैंने dn बाई dt माइनस के साथ, है ना। चलो ध्यान से देखो, अब ये हो जाएगा n कितनी वैल्यू गिवन है? 9750, मतलब n नॉट इंटू लैम्डा सबसे पहले 9750 है, फिर 975 है। कब? किसी मान लो कोई रैंडम n है, जब कितने बचे होंगे मेरे अनडिकेट पार्टिकल्स? n बचे होंगे 5 मिनट के बाद, इतने गिवन है, ठीक। रेशियो ले लो दोनों का, तो ये हो जाएगा n नॉट बाय n, क्या मेरी 10 वैल्यू हो जाएगी, करेक्ट। अब बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, अगर आपको लैम्डा निकालना हो तो ये होता है 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम इंटू लॉग बेसिक नेचुरल लॉग इंटू कितना हो जाएगा? n नॉट बाय n, राइट। बच्चों आप इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम। In a radioactive material, the activity at time t1 is r1 and the later t2 is r2. If the decay constant of the material is lambda, then आपको निकालना है बच्चों ABCD फास्ट। आपको 45 सेकेंड्स का टाइम, शुरू हो जाइए बच्चों। देखिए अब इसका देखते हैं सोल्यूशन। हमें पता है जो एक्टिविटी होती है आर, क्या हम ऐसे बोल दूं, इज प्रोपोर्शनल टू, या n dn बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो क्या इसको ऐसे लिख दूं, n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t1। सिमिलरली r2 क्या हो जाएगा मेरा? इक्वल टू लिख दो, इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t2। बस रेशियो ले लो, खत्म हो गया। ये आ गया मेरा r1 बाय r2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t1
माइनस डिवाइड में तो पावर माइनस जाएगी, लैम्डा T2 खत्म। तो मेरा आंसर आ गया T2 माइनस T1। क्या पूछा उन्होंने? R1 पूछा है, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी R, यहाँ पे 2 हो जाएगा R2, ठीक है, e टू द पावर माइनस ऑफ T1 माइनस T2। क्लियर बच्चों? ए ऑप्शन। नेक्स्ट, two identical blocks A and B, each of mass m, resting on a smooth floor, are connected by a light spring of natural length. The length spring constant gives spring of natural length. A third block of mass m, moving with speed v along the line joining A and B, collides with it. The maximum compression in the spring is proportional to. बच्चों आपसे पूछ रहे हो मैक्सिमम कंप्रेशन, आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमें पता है, ध्यान से देखना, तो फील के साथ जैसा सॉल्यूशन नॉर्मली गिवन रहता है वैसा नहीं करा रहा हूं, एकदम फील वाला कराऊंगा बढ़िया। आपको पता है, ध्यान से देखो कि अगर कोई ब्लॉक है वो चल रहा है v गति से और दो ब्लॉक कनेक्टेड हैं एक स्प्रिंग से, सब आइडेंटिकल है mm, करेक्ट? ध्यान रखना हमेशा जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन या इलोंगेशन की बात हो तो रिलेटिव वेलोसिटी ब्लॉक की 0 होना चाहिए या दोनों की ब्लॉक की स्पीड सेम होना चाहिए। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक? इसका मतलब ध्यान से देखो, अब उन्हें मुझे मैक्सिमम चाहिए। अगर ये दोनों इनिशियली रेस्ट पे हैं और ये मूव कर रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा? जब ये अपनी मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कर देगा इसको। मैक्सिमम एनर्जी कब ट्रांसफर करता है? इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। और आपको पता है कि अगर दो ब्लॉक का मास सेम हो और कोलिजन अगर इलास्टिक हो तो क्या 100% वेलोसिटी ट्रांसफर कर देता है? बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही तो ये है लगेगा यहाँ पर कि मेरी वेलोसिटी 100% ट्रांसफर हो गई है और ये आ गया रेस्ट पे। इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1। 2-3 कॉन्सेप्ट है इसमें अच्छे, वो आपको ध्यान रखना है बच्चों। पहला कॉन्सेप्ट डन। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैक्सिमम कंप्रेशन या इलोंगेशन के टाइम दोनों ब्लॉक की स्पीड सेम होना चाहिए। तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं, m इंटू वी इज इक्वल्स टू, मान लेता हूं कंप्रेशन के बाद बच्चों दोनों की स्पीड होगी कुछ v डैश, कितनी होगी? v डैश, तो ये जाएगा 2m इंटू v डैश। क्या v डैश की वैल्यू v/2 आ गई? v डैश की वैल्यू कितनी आ गई? v/2। अब तीसरा कॉन्सेप्ट लगाना है आपको क्या निकालना है? x कितना कंप्रेस हुआ ये, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, खत्म खेल। ये हो गया हाफ, ध्यान से देखो बच्चों, हाफ mv²। क्या यही इनिशियल एनर्जी थी? यही इनिशियल एनर्जी दो चीज कर रही है, एक तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है और दूसरा दोनों ब्लॉक्स को सेम वेलोसिटी से मूव करा रही है। तो ये आ जाएगा मेरा हाफ इंटू 2m। क्यों 2m बच्चों? इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी तो मैंने डबल कर दी सीधी, इंटू v/2 द होल स्क्वायर। बोलो हाँ, क्योंकि वेलोसिटी कितनी? v डैश v/2 द होल स्क्वायर प्लस हाफ k x²। तो कितना हो जाएगा ये? 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/4, 1/2 कितना जाएगा? 1/4, 1/2 माइनस 1/4 mv² इक्वल्स टू हाफ k x²। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल। मेरा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। मुझे फील आया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 27। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग a spin on a straight line. Its velocity at x1 and x2 from the mean position are v1 and v2 respectively. The time period will be, आपको देता हूं 1 मिनट का समय। आसान प्रॉब्लम है, शुरू हो जाइए।
तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है इक्वेशन ऑफ एसटीएम में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करके रीअरेंज कर दिया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर निकाल दिया। क्या निकालिए बच्चों, ए स्क्वायर। और आपको पता है कि एम्पलीट्यूड तो सेम ही होगा हर केस में, राइट। इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी रखूं v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, उन्होंने बोला x1 पे वेलोसिटी v1 शुड बी इक्वल्स टू, कैन राइट v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि टाइम पीरियड भी सेम ही होगा दोनों का, प्लस x2 स्क्वायर। सिंपल से कैलकुलेशन है, कर लीजिए, ओमेगा निकाल लो, खत्म। ठीक है, अब कॉमन सेंस लगा लेना, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यहां से क्या 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, खत्म। अब ओमेगा की जगह t पाई बाय t रख दो, 2 पाई बाय t रखोगे तो टाइम पीरियड आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द photoelectrons emitted by a surface of light of wavelength 2500 एंगस्ट्रॉम एंड 5000 एंगस्ट्रॉम विल बी। आसान प्रॉब्लम, 45 सेकंड का समय शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, क्या वो इंसिडेंट एनर्जी माइनस फाइव होता है, राइट, वर्क फंक्शन। अब वो बोल रहा है कि डिफरेंस निकालो, मतलब क्या k2 माइनस k1 इज इक्वल्स टू e2 माइनस e1 माइनस 5 टू माइनस 5, वो तो वर्क फंक्शन तो सेम ही होगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस इंसिडेंट एनर्जी की डिफरेंस के बराबर है, खत्म। आपको पता है डायरेक्ट 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, याद, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम पुट कर दो, कितना कितना के बने 2500, पहले है 2500 माइनस 12400 डिवाइडेड बाय 5000, सिंपल सी बात है, खेल खत्म। ठीक, चल आपका ऑप्शन होगा बी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, about 5% of power of a 100-watt light bulb is converted to visible radiation. The average intensity of visible radiation at a distance 1 meter from the bulb will be। आसान प्रॉब्लम, 45 सेकंड का समय शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो पावर है वो सिर्फ 5% है, 5% मतलब क्या लिख दो 5/100, ये पावर आ गई, राइट। इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों, इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया। अब आपको पता है अगर यहां पे सोर्स है और मैं यहां पे किसी 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर मुझे इंटेंसिटी निकालना हो तो क्या मुझे एरिया लेना पड़ेगा, कौन सा एरिया, सरफेस एरिया। ये सर्कल है, स्फीयर, ये है स्फीयर, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी हर जगह क्या होगी, बराबर बराबर। तो ये जाएगा पावर दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, मेरा आंसर आ गया 5/4 पाई, खत्म, डन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक ऑफ लिक्विड इज नॉट प्रोपोर्शनल टू। दोस्तों प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल नहीं है। 20 सेकेंड्स का समय है, तीसरा सवाल डायरेक्ट लगाओ, आंसर पाओ तेजी से, फास्ट।
अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। आपको पता है जो प्रेशर होता है बेसिकली एट द बॉटम, क्या वो होता है प्रेशर एट द टॉप प्लस रो जी एच, मतलब वो कहीं से कहीं तक एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। प्रॉब्लम नंबर 31, टेक बल्क मॉड्यूलस ऑफ द वाटर टू बी 2100 MPa मेगा पास्कल, what increase in pressure is required to decrease the volume of 200 liters of water by 0.004%। दोस्तों मैं आपको देता हूं पूरे 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है बच्चों, जो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी, राइट। इसका मतलब डेल्टा पी प्रेशर में चेंज, क्या मैं बीटा मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा वी बाई वी लिख दूं, बस खत्म हो गया। अब बीटा की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू है 2100 मेगा मतलब 10⁶ पास्कल, राइट। उनने आंसर भी पास्कल में ही पूछा, इनटू डेल्टा वी बाई वी, कितना डिक्रीज इन वॉल्यूम है, ये 0.004%, राइट, 0.004%। बस मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट। आपका आंसर आ जाएगा 84 kPa, किलो पास्कल। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, a ray of light traveling in a medium A is incident on the plane interface of two medium A and B, gets refracted into medium B. The angle of incidence I and the angle of refraction R. The graph between sin A and sin R is shown in the figure. The correct statement will be। दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। अब देखिए बच्चों, आपको पता है कि अगर ये ग्राफ है, ये वाला एक्स एक्सिस पे क्या है आई, और एंगल कहां से दे रखा है हमको एक्स से, तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसी, तो आपको दिख रहा होगा कि ये चीज 37 डिग्री, अगर मैं 1037 लगाऊं तो क्या वो परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा साइन आर ऊपर है तो ये जाएगा साइन आर, दिस साइन आर परपेंडिकुलर बाय बेस साइन आई, राइट। चलिए साइन 1037 कितना था, 1037 सबको होता है 3/4, राइट। ओके, तो ध्यान से देखना बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख दूं साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, और साइन आई इक्वल्स टू 4/3 साइन आर, तो म्यू वैल्यू कितनी आ गई 4/3, म्यू वैल्यू कितनी आ गई 4/3। देखो अगर म्यू वैल्यू 4/3 है किसकी, मीडियम 2 की, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माना है मैंने, ठीक है, 4/3 आ गया। तो आपको पता है कि जो म्यू होता है, म्यू क्या होता है,
स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम, राइट। अब ध्यान से देखो, क्या म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड इन द सेम मीडियम? मतलब आपको दिख रहा होगा कि ये और ये sin i is inversely proportional to 1 upon mu और mu is inversely proportional to 1 upon v medium. The correct option is option number A. डायरेक्ट है बच्चों, डायरेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, a point object O is placed on the principal axis of a convex lens of focal length 20 cm at a distance 40 cm to the left of it. The diameter of the lens is 10 and I is placed 60 cm to the right of the lens and at a distance h above the principal axis, h below the principal axis. The maximum value of h to see the image is, आपको निकालना है आंसर। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें गिवन है एक लेंस फोकल लेंथ 20, ऑब्जेक्ट रखा है 40, डायमीटर कितना गिवन है 10, तो मैंने हाइट मान ली इसकी 5, ठीक है। अब सबसे पहले काम करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इसकी इमेज निकाल लेते हैं। हमें पता है 1/v माइनस 1/u क्या 1/f के बराबर आता है, राइट। तो जब v की वैल्यू पुट करोगे, v आपको निकालना है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -40, f की वैल्यू कितनी है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव होता है, +20। करेक्ट है बच्चों। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। मतलब v क्या हुआ, क्या 40 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज बनेगी वो क्या यहां बनेगी, राइट, ये बनी इमेज। लेकिन मेरी आई का, मेरी आई है यहां पर, राइट। इसका मतलब जितनी भी रेज आनी चाहिए वो यहां पे इसको दिखनी चाहिए, करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया कि रेज यहां से आएगी तो ऐसे 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 मान लीजिए हर डायरेक्शन में, और वो पास कहां से होगी सारी, यहां से, इस पॉइंट से। क्लियर? अच्छा, अगर इसको दिखना है, अगर इस ऑब्जर्वर को दिखना है तो ध्यान से देखिए, क्या सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगी, यहां से यहां तक 60 है, ये डिस्टेंस 40 अभी कैलकुलेट की हमने 40, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी 20, ये हाइट h मान लिया। अगर सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाऊं, ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं और दूसरा ट्रायंगल ये वाला कंसीडर कर रहा हूं, तो आपको दिख जाएगा 20 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 5। करेक्ट, बस मेरा आंसर आ गया, ये हो जाएगा 2, मेरा आंसर है 5/2। द करेक्ट ऑप्शन इज 2.5। नेक्स्ट, a tangential force F acts at the top of a thin spherical shell of mass m and radius r. The acceleration of the shell if it rolls without slipping will be। दोस्तों आसान सवाल आपको देता हूं 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आपको याद हो तो, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, याद है, आईसीओआर। मैंने बताया था कि ये बॉडी रोल कर रही है बेसिकली, जो ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है,
राइट, आगे ही बढ़ रही है और घूम भी रही है, लेकिन इस बॉडी के ऊपर ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या इस पॉइंट के अबाउट क्या बॉडी सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रही है? अबाउट दिस पॉइंट द बॉडी इज ओनली इन प्योर रोटेशनल मोशन। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो खेल खत्म। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया एफ। कितने फोर्स लग रहे होंगे? यहां पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा, राइट, ये सब लग रहे होंगे। तो बेसिकली अगर मैं टॉर्क निकालूं किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, तो ध्यान से देखना, टॉर्क अबाउट सेंट ICOR शुड बी इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मैं टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट लगाता हूं तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी पॉइंट के अबाउट लेना पड़ता है, ठीक है। ये बच्चे गलती कर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। अब ध्यान से देखो, क्या ये वाला फोर्स, नॉर्मल फोर्स और mg क्या इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं? तो टॉर्क सबका हो गया जीरो, मतलब टॉर्क सिर्फ एक फोर्स का आएगा, ये वाले फोर्स का, और डिस्टेंस कितनी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r, तो जाएगा f इंटू 2r, या क्या नेट टॉर्क ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस अबाउट दिस पॉइंट, करेक्ट। बाकी सबके जीरो हो गए, f इंटू 2r, ठीक है, इक्वल टू आई अल्फा। अब ध्यान से देखना, आई हमें बताया सेंटर का, आई अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस यार, शेल का कितना होता है? 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इक्वल्स टू 5/3 mr स्क्वायर। यहां पुट कर दो, ये हो जाएगा 5/3 mr स्क्वायर अल्फा। आपका आंसर हो जाएगा, r ने r को मार दिया, ये हो जाएगा 6f/5m। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। वो पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन, तो a इक्वल टू r अल्फा लगा दो, मतलब r को उधर ले जाओ तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, the moment of inertia of a thin uniform rod of length L mass capital M about an axis passing through a point at a distance L by 3 from one of its end and perpendicular to the rod will be। दोस्तों आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, आसान प्रॉब्लम शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें बताया बच्चों कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होना चाहिए, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें पता है ये होता है ml²/12, राइट। अब वो पूछ रहे हैं L/3 कहां से? एक एंड से, पर हमें क्या डिस्टेंस चाहिए होती है? हमें डिस्टेंस चाहिए होती है इन दोनों के बीच की, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस और जिस एक्सिस के अबाउट पूछा है उसकी। आपको पता है ये L/2 है, टोटल डिस्टेंस हाफ लेंथ है, तो L/2 माइनस L/3 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा L/6। बस मेरा आंसर आ गया, ये हो जाएगा ml²/12 प्लस m इंटू L/6 द होल स्क्वायर। बच्चों सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज ml²/9। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। A transistor is connected in a common CE configuration. The collector supply 8 volt and the voltage drop across the resistor is 800 ohm in the collector circuit is 0.8 volt. If the current gain factor is 0.96, then the change in the base current will be। बच्चों आपको मिलता है पूरा 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए।
चलिए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है बीटा करंट गेन क्या होता है, आईसी अपॉन आईबी, और उसी को अगर अल्फा के टर्म्स में लिखूं तो होता है अल्फा 1 माइनस अल्फा। करेक्ट। अब आपको क्या पूछा है, बेस करंट पूछा है, मतलब आईबी की वैल्यू पूछी है। क्या आईबी की वैल्यू मैं ऐसे लिख दूं, बीटा आईसी डिवाइडेड बाय बीटा, आईसी डिवाइडेड बाय बीटा। ठीक, अब देखो आईसी के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे वोल्टेज दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो V इक्वल टू आई आर लगा दो, तो जगह VC डिवाइडेड बाय RC डिवाइडेड बाय बीटा। अब बीटा की वैल्यू में डायरेक्ट गिवन नहीं, अल्फा के फॉर्मेट में गिवन की जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। करेक्ट। तो VC कितना है, VC है 0.8, R गिवन 800, अल्फा इज 0.96, 1 माइनस 0.96। करेक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1/24। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 19, द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। आसान प्रॉब्लम, डायरेक्ट 30 सेकंड्स का समय शुरू हो जाइए। अब देखते हैं सोल्यूशन। हमें रिलेशन पता है बीटा और अल्फा में डायरेक्ट। बीटा अगर 19 है तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा भी 19 होगा, मतलब 19 माइनस 19 अल्फा क्या अल्फा के बराबर होगा। तो मेरा आंसर आ गया 19/20 इक्वल्स टू अल्फा। द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 50% when the temperature of the sink is 500. If the temperature of the source is kept constant and the efficiency raised to 60%, then what will the temperature of the sink? आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बच्चों हमें पता है इफिशियंसी क्या होता है, 1 माइनस T2/T1, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। राइट। अब पहले 50% है, मतलब 0.5 इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सिंक 500 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। राइट। नाउ द एफिशिएंसी इज 0.6, 60%, so it is 1 minus T unknown equals to T source. Now you have two variables, two equations, you can solve it. The correct option will be 400 Kelvin. टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। The dimension of E square by 4 pi epsilon naught h c, where epsilon naught E, H and C are electronic charge, permittivity, Planck's constant and velocity. Then आपको इसके डायमेंशन बताना है। आपको मिलता है दोस्तों 35 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। बच्चों ध्यान से देखो, कभी भी डायरेक्ट मेथड मत लगाया करो। डायरेक्ट मेथड मतलब इसके में डायमेंशन पुट कर दिया, इसके डायमेंशन पुट कर दिया, इसके डायमेंशन नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अपन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, काम करते हैं। इसके डायमेंशन क्या ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट है।
फोर्स का फॉर्मूला बताया अपन को, तो क्या इसके डायमेंशन में लिख दो डायरेक्ट फोर्स इंटू आर स्क्वायर, बिकॉज F इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर K टाइम्स। अब देखो यहां पे मैं लैम्डा का डिवाइड कर रहा हूं, लैम्डा का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, HC बाय लैम्डा क्या होगा एनर्जी, तो ये जाएगा एनर्जी और यहां पे जाएगी लेंथ, एनर्जी आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर एनर्जी इंटू लेंथ। ध्यान से देखो अब हमें पता पड़ गया कि फोर्स क्या mlt-2 इंटू एल स्क्वायर, और ये क्या होता है ml2t-2 इंटू एल, ये एल क्यूब ये भी एल क्यूब, पूरा कट गया, मेरा आंसर आ गया m0 l0 t0। क्लियर। चलो when an open question number 40, when an open pipe is closed from one end, then the third overtone of the closed pipe is higher in frequency by 150 hertz than the second overtone of an open pipe. The fundamental frequency of the open end pipe will be, आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ, आसान प्रॉब्लम। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है बच्चों, जो क्लोज्ड पाइप होता है क्या उसमें हार्मोनिक्स ऑड होते हैं 1:3 5:7, लेकिन जब मैं ओवरटोन की बात करता हूं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन, इसको बोलते हैं थर्ड ओवरटोन। मतलब जो थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी होती है वो 7 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। अच्छा, ये बोल रहे हैं थर्ड ओवरटोन और सेकेंड ओवरटोन ओपन का। सेकेंड ओवरटोन ओपन का मतलब कितना हुआ, इसका हुआ 3 टाइम्स V/2L, राइट। सेकेंड ओवरटोन, क्योंकि ओवरटोन में क्या चलता है 1:2:3, तो ये जाएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन। तो सेकेंड ओवरटोन विल बी 3V/2L। दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 50 का, 150 का। तो पूछ रहे V/2L कॉमन निकाल लिया था मैंने, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 7/2 - 3 इक्वल्स टू 150। यहां सॉल्व करोगे तो जाएगा 7 - 6 1/2 इंटू V/2L इक्वल्स टू 150। कितना आ गया मेरा 300। मेरा आंसर आ गया V/2L क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी, ओपन की। खत्म। नेक्स्ट, when a thin transparent sheet of refractive index mu 3/2 is placed near the one of slit of IDSE, the intensity at the center of the screen reduces to half. Then maximum thickness of sheet will be. दोस्तों आसान बना दूंगा, लॉजिकल बना दूंगा आपके लिए, लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं पूरे 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिल्कुल थोड़ा सा। हमको पता है कि एक्चुअली में अगर मैं स्लिट के सामने, किसी भी स्लिट के सामने अगर मैं एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की शीट रख देता हूं,
तो आपको पता है शिफ्ट हो जाता है। कौन शिफ्ट हो जाता है? सेंट्रल मैक्सिमम। अच्छा, मान लीजिए अब जो मैक्सिमम बन रहा है वो यहां बन रहा है, इधर, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो शिफ्ट कितना होगा? मैं बोल देता हूँ वाई शिफ्ट हुआ होगा कुछ। आपको शिफ्ट का मामला पता है, जो शिफ्ट होता है डेल्टा एक्स, क्या वो म्यू माइनस वन इंटू टी होता है, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, करेक्ट। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हमें पता है जो इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है, एकदम 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 आसान, आप लोग के लिए बिल्कुल आसान। आपको पता है सेंटर पे जो इंटेंसिटी होती है वो होती है मैक्सिमम, दैट इज 4i। और जब पहला क्या बनता है, पहला मिनिमम बनता है, इंटेंसिटी रहती है 0। आपको पता है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो लैम्डा बाय 2 का होता है। ध्यान है ये चीज, ध्यान, लैम्डा बाय 2, क्योंकि एन लैम्डा के ऊपर तो मैक्सिमम बनते आते हैं। अगर लैम्डा की डिस्टेंस लूंगा तो फिर 4i मिल जाएगी, 4i 0, 4i 0, 4i 0, 4i 0। अब ध्यान से यहां पर आपको पता चल गया कॉमन सेंस से, क्या पता चल गया कि अगर यहां पे इंटेंसिटी 4i है, यहां पे इंटेंसिटी 0 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है, तो इंटेंसिटी कहीं ना कहीं आधी भी होगी, हाफ। कहां पे होती है? इंटेंसिटी होती है हाफ। हाफ किसका? मैक्सिमम का हाफ। मैक्सिमम का हाफ क्या लैम्डा बाय 4 पे हो जाएगी नीचे से। लॉजिकल, बिना 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 कैलकुलेशन के, सिर्फ लॉजिक से, सिर्फ लॉजिक से। अब ध्यान से, इसका मतलब जो शिफ्ट हुआ होगा, शिफ्ट शिफ्ट क्या लैम्डा बाय 4 हुआ होगा? बिल्कुल सही बात है। तो क्या लैम्डा बाय 4 डायरेक्ट पुट कर दूं? म्यू कितना है? 3/2 माइनस 1 इंटू लैम्डा। तो ये क्या हो गया? लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू टी। 3/2 माइनस 1 1/2 हो गया, 1/2 से 1/2 काट दिया तो ये बचा लैम्डा बाय 2। मेरा शिफ्ट आ गया t, the thickness to be lambda by 2. The correct option is C option. क्लियर है बच्चों? लॉजिकल, बढ़िया। चलो अगला देखते हैं। The extension in a string obeying Hooke's law is x. The speed of sound in the straight string is v. If the extension in the string is increased to 1.5x, the speed of the sound will be। दोस्तों आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। टफ नहीं है, आसान प्रॉब्लम, शुरू हो जाइए। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट टी बाई म्यू होती है। टी टेंशन, म्यू लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। अब उन्होंने स्प्रिंग में जो इलॉन्गेशन होता है क्या वो टेंशन प्रोड्यूस करता है, के इंटू एक्स। तो आपको पता पड़ गया v प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। अगर मैं, ध्यान से देखना, मतलब टेंशन मतलब के एक्स, अगर मैं x को 1.5 टाइम्स कर दूं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि टेंशन भी 1.5 टाइम्स हो जाएगा? रूट ऑफ 1.5 मतलब क्या, लगभग लगभग 1.22। तो जो वेलोसिटी है मेरी न्यू वो हो जाएगी 1.22 इंटू वेलोसिटी होता। सिंपल, डायरेक्ट, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अ टर्निंग वेव represented by y equal to a sin omega t minus kx is superimposed on another wave represented y equals to a sin omega t plus kx, the resultant will be। आपको लगाना है सुपरपोजिशन लॉ। शुरू कर दिए तेजी के साथ। आपको देता हूं 1 मिनट का समय।
अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी या कॉस डी माइनस सी, एक ही बात है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, इसलिए या तो सी माइनस डी ले लो या डी माइनस सी ले लो। अब ध्यान से देखो, हम लेते हैं 2 कॉस, पहले कॉस लिख रहा हूं मैं क्योंकि केक्स वाली टाइम आ जाएगी ताकि, है ना। तो ये जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा 2 के एक्स बाई 2, 2 के एक्स बाई 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2। This is the equation y equals to sin omega t cos kx। बेसिकली ये स्टैंडिंग वेव बन गई, राइट। ओके, अब ध्यान से देखो 2a राइट। ओके, नाउ सी, तो यहां पे आपको दिख गया होगा, क्या दिखेगा, अगर मुझे नोड चाहिए, क्या चाहिए, अगर मुझे नोड चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 0, राइट। तो ध्यान से देखो, अब इसका मतलब क्या, cos kx क्या 0 के बराबर होना चाहिए। आपको पता है cos थीटा 0 कब को होता है, जब थीटा या तो पाई बाई 2 हो 90 डिग्री, या इसके मल्टीपल्स हो पाई 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 ऐड करते जाओ, पाई प्लस पाई बाई 2 क्या होगा 3 पाई बाई 2, ऐसे ऐड करते हो ऐड करते हो ऐड करते हो। आपको पता है ना एक साइकिल में 2 बार होता है, यहां भी 0 यहां भी 0, ठीक बात। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या मैं इसको लिख दूं k को 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x इक्वल्स टू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे ऐसे। इसका मतलब x सबको लैम्डा बाई 2 पाई से डिवाइड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा बाई 2 पाई से, तो ये हो जाएगा, यहां से हो जाएगा लैम्डा बाई 4, फिर ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4 एंड सो ऑन, करेक्ट। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन नंबर ए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट 44। अ फोर्स F equal to minus k yi cap plus xj cap where k is constant on a particle moving in xy plane starting from origin. The particle is taken along positive x till point a comma 0 and then parallel to the y axis a comma i. The work done by the force will be। दोस्तों आपको देता हूं 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहां पे बच्चों आपको दिख रहा होगा जो फोर्स है वो वेरिएबल है, फोर्स किसा है वेरिएबल, लेकिन हमें पॉइंट फिक्स्ड है। यहां पे लेके जाना है a, 0 और यहां पे लेके जाना है a, a। पार्टिकल को ऐसे लेके जाना है फिर ऐसे लेके जाना है, ठीक बात। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसको मैं काम करता हूं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 0 टू a प्लस वर्क डन फ्रॉम a टू a, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है इसलिए कर रहा हूं मैं ऐसा। अब ध्यान से, हमें पता है जो वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रेशन f डॉट dx। अब ध्यान से देख लो, यहां पर क्या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो मैं यहां लिख रहा हूं f इंटू dx, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x डायरेक्शन में, प्लस मैं यहां लिख रहा हूं f फोर्स तो गिवन है अपने को, f इंटू यहां से यहां तक देखो क्या dy में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, राइट। हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, लेकिन डॉट प्रोडक्ट करने पे स्केलर आ जाता है, डॉट करने पे स्केलर मिल जाता है, खत्म। अब ध्यान से देखो, जो फोर्स है वो वेरिएबल है, फोर्स है y i कैप, फोर्स कितना है माइनस k टाइम्स y i कैप प्लस x j कैप। एक चीज ध्यान से देखो, यहां से यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या मेरा y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट तो 0 है,
सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इसका मतलब जब मैं फोर्स यहां पुट करूंगा तो इसको ऐसे पुट कर दूं, माइनस के टाइम्स 0 आई कैप प्लस एक्स जी कैप, 0 आई कैप प्लस एक्स जी कैप डॉट डॉट dx। कौन सी डायरेक्शन में dx आई में है, dx कितना में आई में है। अब ध्यान से देखो, हमें पता है आई डॉट आई, ये डॉट प्रोडक्ट है, आई डॉट आई कितना होता है 1, लेकिन ये तो ऑलरेडी 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0, जे डॉट आई 0। इसका मतलब ये वर्क डन तो टोटल आ गया 0, खेल ही खत्म हो गया। मतलब जो नेट वर्क डन होगा वो सिर्फ यहां से यहां तक आएगा। अगर ये भी 0 आ गया तो पूरा आंसर 0। अब देखते हैं ये कितना आ रहा है। यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ, फोर्स कितना है माइनस के टाइम्स वाई आई कैप। वाई की वैल्यू कितनी बच्चों, देखो यहां से यहां तक आप देखोगे वाई वेरिएबल है, मतलब ये हो जाएगा dy आई कैप। ठीक है, ऊपर जाओगे तो वाई वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन एक्स वैल्यू तो फिक्स है ना। तो जो एक्स वैल्यू लेते हैं, ध्यान से देखो एक्स कितना है a, तो हो जाएगा प्लस a जे कैप डॉट, किसके साथ डॉट करेंगे, सिर्फ dy, क्योंकि हम सिर्फ y में निकाल रहे हैं मतलब, डॉट dy, डायरेक्शन क्या है j कैप, dy j कैप। अब देखो फिर से वही कहानी, आई डॉट j खत्म, मतलब इसका कोई काम ही नहीं है। j डॉट j 1, इसका मतलब मेरा आंसर आ गया माइनस के इंटू ए इंटीग्रेशन ऑफ dy, माइनस के डॉट ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dy। ध्यान से देखो इंटीग्रेशन ऑफ dy सबको पता है y, और y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रही है, y की वैल्यू 0 से लेके इन तक वेरी हो रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस के ए इंटू ए, my answer is minus ka square. The correct option is option number C. Clear है बच्चों? चलिए, last but not the least, in the diagram shown, the potential energy U of a particle is plotted against its position x from the origin. Then which of the following statement is correct? A particle at, दोस्तों तीसरा सवाल 30 सेकेंड्स का टाइम, तेजी से मार्क कर दीजिए। चलिए देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपको पता है ये बच्चों पॉइंट दे रखा है x1, ये पॉइंट दे रखा है x2, और ये वाला पॉइंट दे रखा है x3, राइट। यू नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। अगर मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए, क्या फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब डेल यू बाय डेल एक्स 0 होना चाहिए, मतलब क्या स्लोप 0 होना चाहिए। ध्यान से देखो, तो यहां पे स्लोप 0 नहीं है, यहां पे स्लोप 0 नहीं है, यहां पे स्लोप 0 है। It means only at point this the particle is in equilibrium, right? And you know that there are 3 types of equilibrium: stable, unstable and neutral. तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम है। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। मिनिमम होती है, ये ग्राफ उल्टा होता तो मैक्सिमम हो जाता, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता। करेक्ट, मैं करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। चलिए, आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे कल सुबह इसी टाइम पर, तब तक के लिए गुड बाय। फिजिक्स के फंडे, फिजिक्स के फंडे।